हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इतना कहूँगा, जब आपका बड़ा भाई आपके साथ है तो आपको डरने की भी क्या ज़रूरत है। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ तो वो आपके लिए ब्रिक्स चैप्टर के मीन चैप्टर ब्रिक नहीं है, चैप्टर का नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। लेकिन उसमें ब्रिक और ब्रिक्स दोनों जो वर्ड्स हैं उनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को कि ये ब्रिक है या ब्रिक्स है एक्चुअल में। और ब्रिक और ब्रिक्स का जो डिफरेंस है वो भी आपको बताऊंगा। जैसे BRICS इसको मिला के बनता है ब्रिक्स, बट एक्चुअल में इसकी जब शुरुआत हुई थी तो इट वॉज नॉट ब्रिक्स, इट वॉज ब्रिक। नाउ वी हैव टू सी व्हाई दिस हैज बीन कॉल्ड एज ब्रिक्स। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्या क्या वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके लिए और आपको कितनी तैयारी करनी होगी। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने यहाँ फाइंड आउट कर लिए हैं आपके लिए, और ये क्वेश्चंस आपकी नॉलेज को तो इंक्रीज करेंगी, साथ में आप मुझे बाद में थैंक्स भी बोलोगे। आई थिंक सो, और मैं एक्सपेक्ट करता भी हूँ। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम एक्चुअल में क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश का एक वर्ड है। एक्रोनिम वर्ड का मतलब होता है जब आप इनिशियल लेटर्स लेते हैं दूसरे वर्ड्स के, उनको मिला के एक टर्म बनाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर बी फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। क्योंकि इससे ही बात क्लियर हो जाती है कि जो ब्रिक वर्ड है वो ब्रिक्स में बाद में कन्वर्ट हुआ, और ब्रिक्स होने के बाद इसमें टोटल कंट्रीज आ जाती हैं 5। तो वो 5 कंट्रीज यहाँ ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी हैं आपके सामने। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज थी, इनको मिला के बनता है हमारा ब्रिक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। टर्म ब्रिक वॉज कॉइन्ड बाय मतलब ये सबसे पहले टर्म किसने यूज किया था, तो उनका नाम है जिम ओनील है। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये चेयरमैन थे उस टाइम गोल्डमैन सैश के, और 2001 में जब इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये वर्ड यहाँ पर यूज़ किया था, जिसे हम बोलते हैं BRIC। इनफैक्ट यहाँ पर हम कहेंगे ब्रिक्स नहीं हो सकता, सॉरी, ये BRIC ही बोलेंगे ये वाला, क्योंकि ये तो ब्रिक्स है लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रिक की। इसके बाद चलते हैं ब्रिक वॉज फाउंडेड इन द ईयर। देखिए, जब फॉर द फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज किया गया 2001 में, लेकिन इसके बाद सोच विचार चल रहा था। सोच विचार के बाद जब ये एक्चुअल में फॉर्म किया जाता है कि एक्चुअल, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, इट्स अ फोरम। ये एक एनुअल समिट होती है, वो भी डिटेल आपको दूंगा बाद में। एनुअल मीटिंग होती है इनकी। ये आसियान की तरह कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एक्चुअल में, ये एक फोरम है, एक एनुअल समिट है, जिसमें जो 5 कंट्रीज के जो हेड हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक बार मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कुछ खास बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ब्रिक्स को लेकर। और ये टर्म यूज किया गया था 2006 में फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर देखिए। और कब? रशिया में, या सॉरी हम कहें कि फाउंडेड किया गया था। जो BRIC ब्रिक फाउंड आउट की गई थी 2006 में। लेकिन इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है? ब्रिक टर्न्ड इनटू ब्रिक्स इन ब्रिक टर्न्ड इनटू ब्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जो ब्रिक से ब्रिक्स कब बनी? 2009 में। और उसका रीजन क्या था? क्योंकि उस टाइम साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया था इस फोरम को। अब आप देखिए, सबसे पहले ये टर्म यूज किया गया था जिम ओनील के द्वारा 2001 में, और ब्रिक एक फोरम के तौर पे हमारे सामने आती है 2006 में। जब S इसमें ऐड हुआ, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, तो वो हो जाता है 2009 में। तो ये हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2009 में, ये इसमें कुछ और आपको ऐड करने की, हाँ कह सकते हैं कि इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका इन इट्स फर्स्ट मीटिंग है। इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? की ऑब्जेक्टिव्स आपसे टीचर आपका पूछेगा 100% कि ब्रिक्स क्यों बनी थी, क्या रीजन था, किस वजह से इसको बनाया गया। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव है टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल बेनिफिट्स। कहते हैं भाई हम कोऑपरेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे म्यूचुअल बेनिफिट्स, एक दूसरे को जितना हो सकता है हम हेल्प करेंगे, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं। और इसके अलावा नॉन इंटरफेरेंस, कहते हैं हम किसी की इंटरनल पॉलिसीज में हमें कोई मतलब नहीं है, इंटरफेरेंस हमारा नहीं होगा। और इसके अलावा म्यूचुअल इक्वालिटी होगी, आपस में हम सब इक्वल लेवल पे रह के बातचीत करेंगे। ये नहीं है कि किसी को छोटा समझेंगे, किसी को बड़ा समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये वो ऑब्जेक्टिव थे जिसकी वजह से ब्रिक्स की फॉर्मेशन की गई थी। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने कोऑपरेट करना है, आपस में एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? म्यूचुअल बेनिफिट्स। आपस में हम दूसरे को क्या बेनिफिट कर सकते हैं, मेंबर जो भी होंगे इसके ब्रिक्स के। इसके अलावा म्यूचुअल ट्रस्ट हमारा बना रहे, हम किसी के इंटरनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट मतलब उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे।
और सबसे बड़ी बात क्या है, म्यूचुअल इक्वालिटी भी बना के रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है 12th समिट के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी कब हुई, 13th समिट कब हुई, या इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई। तो 12th, जैसा कि यहाँ पर क्या है, हम आ रहे हैं रशिया में, क्योंकि सेकंड नंबर पे आता है, बी के बाद आर रशिया में होती है, और 13th हो जाती है इंडिया में। तो अगर 12th समिट जो है 2020 में रशिया में होती है, तो ऑफ कोर्स उसको जो चेयरमैनशिप चाहिए वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि आज की डेट में भी हैं। और अगर 30th की बात करते हैं तो इंडिया के पास जाती है, और इंडिया की जून 2021 में हुई थी, तो उसको चेयरमैन उनके कौन थे उस टाइम इंडिया के, मीन जो रहे होंगे तो प्रधानमंत्री हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उनका जो है कंट्रीब्यूशन हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इसके बाद एक खास बात और भी है, अगर हम आर के बाद आई के बाद हमारा आता है नेक्स्ट टर्म सी का मतलब चाइना। इसका मतलब क्या हुआ कि 2022 की जो एनुअल समिट होगी ब्रिक्स की, वो चाइना में होगी। तो ऑफ कोर्स उसको जो चेयरमैनशिप होगी वो कौन करेंगे, वहाँ के प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है, शी जिनपिंग, है ना। तो ये थोड़ा सा इसका वो है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड की, बताइए स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स क्या है, किस ढांचे के ऊपर ये काम करती है, क्या इसकी वर्किंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स जो है यही इसका बेसिक थीम भी है। और इसमें बताना है हमें कि जो सबसे पहले कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे नहीं है, लेकिन एक एनुअल समिट होती है, जो इसकी मेंबर स्टेट्स होती है उनमें मीटिंग होती है हर साल। ये मैंने ऑलरेडी कोई डाटा नोट किया हुआ है। और जो 5 नेशंस की जो टॉप लीडर्स हैं वो इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड जो है, इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट करते हैं एनुअली। जैसे मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि अगर पहली ब्राज़ील में हुई होगी, फिर उसके बाद रशिया में हुई, यानी 2019 में ब्राज़ील में, 20th में रशिया में, 21 में इंडिया में, और अब चाइना में होगी। मीन्स ये कहते हैं एक्रोनिम, यानी जो फॉलो किया गया है फर्स्ट लेटर मिला के, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको 1 ईयर के लिए दिया जाता है। फिर इसके बाद जो होगी वो साउथ अफ्रीका में होगी 2023 में, अकॉर्डिंग टू द रूल। तो देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए क्या इसका रोल है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो इंडिया को बेनिफिट होगा कलेक्टिव स्ट्रेंथ से ब्रिक्स की, क्योंकि जो बाय द वे ऑफ कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन है, और साथ में टॉपिकल कुछ ग्लोबल इश्यूज हैं, जिसमें ग्लोबल इश्यूज क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, टेररिज्म भी आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आता है क्लाइमेट चेंज, जो ऑलरेडी मैंने ग्लोबल वार्मिंग बता दिया, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी भी आ जाती है, और रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के बारे में हम सोचते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशंस के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में भी सोच विचार करना, उस पर्पज़ के लिए भी लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो NDB है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है, विल हेल्प इंडिया टू रेज एंड अवेल रिसोर्सेज फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी उनके सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट के लिए भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हेल्प करेगा नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है। ये एक इम्पोर्टेंट इनका एस्पेक्ट है। और एक और बात बता देता हूँ जो कि शायद आपको नहीं मालूम ब्रिक्स की, क्योंकि बहुत ढूंढ के मुझे ये बात आपको बतानी पड़ रही है कि जो भी 5 मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, दे आर करंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। सबके सब मेंबर हैं, करंट मेंबर्स। फर्क क्या है, अगर 2 इनमें से परमानेंट मेंबर आपसे पूछ लिए जाते कि बताइए कि ब्रिक्स के जो 2 परमानेंट मेंबर हैं UNSC के कौन से हैं, तो हम कहेंगे उसमें रशिया और दूसरा है चाइना। रशिया और चाइना परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि वीटो पावर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द 3 कंट्रीज भी हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं UN यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और मैं आपको फिर भी जैसे कहता ही हूँ कि आप बेफिक्र होके एनी टाइम 24 आवर्स मेरी मोबाइल लाइन्स ओपन होती हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आप बता सकते हैं इंग्लिश में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब इंग्लिश की जो है मैं आज वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दूंगा पोइट्री सेक्शन के बहुत जल्दी, और साथ में कुछ राइटिंग पार्ट भी। तो देखते रहिएगा तरन सर क्लासेस, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैव वेरी नाइस डे।